नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एनसीईआरटी का कक्षा 7 का अध्याय प्रथम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी कक्षा 6 हमने कंप्लीट कर ली। अब एनसीईआरटी कक्षा 7 शुरू करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पहला अध्याय है, जिसका नाम है, ये देखेंगे। ये कुछ मैप दिखाया गया है, इसमें कुछ रास्ते दिखा रखे हैं इधर उधर जाने के आने के, और मानचित्र एक साइड में दिखा रखा है कि 12वीं सदी के भूगोलवेता अल अदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1, अरब भूगोलवेता अल इदरीसी, क्या नाम आया है? अल इदरीसी नाम याद रखना है, ने 1154 में बनाया था। यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर हैं। अल अदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी, देखो मैप दिया गया है, बहुत ही हम इसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे, फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो नीचे की तरफ ये क्या है, ये श्रीलंका है, ये पूरा भारत है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये गल्फ ऑफ बंगाल बोल रखी है, अपने को पता है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये भी अपने को पता है। नीचे दिशा कौन सी, ये पता है, तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं दिशा के बारे में, ये आप देख चुके हो। आगे देखिए, 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिस्ले के एटलस नुओं के अनुसार उपमहाद्वीप, तो उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज आपने पढ़ा है काफ़ी। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लोग इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यह नक्शा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या बताते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? तो यहाँ अपना कोई प्रश्न नहीं बना है, हम आगे पढ़ते हैं। देखो, जरूरी है पूरा एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना, कि आपके मन में ये ना रहे कि कोई प्रश्न भी तो छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको पूरी पढ़ा रहा हूँ। बार बार मैं ये बोल चुका हूँ, एक साथ प्रश्न बना देंगे। तो जैसे 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के पूरे प्रश्न बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 घंटा में एनसीईआरटी के पूरे प्रश्न आप पढ़ पाओगे। उसी तरह 7th की, 8th की, 9th की, 10th, 11th, 12th सभी पढ़ेंगे हम। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है, दूसरे युग तक मानचित्रांकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज, फारसी के इतिहासकार है मिनहाज, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने, सभी ने आपने नाम सुना है अमीर खुसरो का। प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक, कौन सी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्तर के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना पड़ता, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के बहुत अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो।
साइड में दे रखा है। क्या आपको इस कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिसके अर्थ में भिन्न भिन्न शब्दों में अर्थ बदल जाते हैं? तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो, अर्थ बदल जाते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो विदेशी कहलाता था। मतलब उस संस्कृति का न हो तो विदेशी कहलाता। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी, यानी देखो हिंदी भी सीख जाओगे। अजनबी किस भाषा का शब्द है? फारसी भी। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड जो पढ़ता है अगर वो भी देख रहा है तो उसके भी एनसीईआरटी काम की है। और परदेशी इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत ये पहले भी आप कुछ देख चुके हैं, 7वीं क्लास में और देखते हैं कुछ इनका वर्णन क्या कहते हैं। इस इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। बिल्कुल हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी लगभग 4000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में अध्ययन के लिए इतिहास का जिन स्रोतों का प्रयोग करते आपको बहुत सी ऐसी बातें मिली होगी कि पिछले युग में वैसी चली आ रही है। इतिहास का इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ साल पहले से काफ़ी भिन्न इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और आगे इतिहास का सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। तो यहाँ भी कोई प्रश्न नहीं आया है। आगे कागज़ का मूल्य, कागज़ के बारे में आपने कल ही पढ़ा था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन ने किया था और चीन ने छुपाया था। काइलून का व्यक्ति था जिसने कागज़ का आविष्कार किया था। ये अपने को ध्यान रखना है ये ऐसी बातें। अगर आपको इतना याद आता तो आप मान लीजिए कि आपने सब कुछ सीख लिया है, याद कर लिया है। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास का उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उस कागज़ को उताकर उसे इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी कीमत सी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था, कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? ये बात देखने की ये प्रश्न बोला गया है। करने लगे। इस समय दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता। पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, साथ ही इनका उपयोग कठिन होता है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपि को नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर कभी किसी मित्र गृहकारी की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि ये काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन साइड में और कुछ दे अभिलेख ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। ये एक अच्छा प्रश्न है। ये अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों पांडुलिपियों को इसके पांडुलिपियाँ आप समझ जो हाथ से लिखी जाती है पुराने ज़माने में वो पांडुलिपियाँ हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन ब्यूरों का रिकॉर्ड रखते हैं। एक लघु चित्र प्रकृति का इसमें एक लिपिक पांडुलिपि नकल कर रहा है। देखो बेटा बेटा और लिख रहा है, बताया गया इसमें किस प्रकार से हैं। सुंदर चित्रकार थे ये, लिखते थे आराम से, चित्रकारी करते थे। ये देखो यहाँ पर भी चित्र दिखाया गया है। फिर एक और छोटा काफ़ी ये लैंग्वेज दिखाई गई है आपको, या उर्दू है, ये कौन सी है, लिखावट का दे रखा है साइड में। लिखावट के भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्त लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाही रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए लिपि पढ़ना आसान था। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपि बनाते हुए लिपि छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर प्रतिलिपियों पांडुलिपियाँ बनती रहती थी। एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ दूसरे अलग हो गई और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई पांडुलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में
संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, काफ़ी फेमस नाम है, आपको याद रखना होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इनके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम याद रखेंगे, बहुत काम कीजिए, आप इतिहास में आपका काम आएगा। अब नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हैं। अभी तक कोई प्रश्न नहीं बना है, फिर भी अपने को पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपने NCERT बार पढ़ी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी पूर्ण रूप से। तो देखिए, नए सामाजिक राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में इनके बारे में कुछ जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर यात्राएं करने लगे। उपमहाद्वीप में अपार संभावनाएं थी। इस काल में जिन समुदायों का कोई चित्र बना रखा है, देखो रहट का एक चित्र है, शायद ये प्रश्न पड़ताल है, किस प्रकार से रहट पानी निकालते थे, गोल ऐसे थे। मैं तो बढ़ गया था, उन समुदाय था राजपूत। अब वहाँ उस जो समुदाय बना वो था राजपूत। साइड में आप पढ़ेंगे, आप पहले पर्यावास दिया गया। पर्यावास क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास क्या है? किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है पर्यावास का मतलब। तो राजपूत, मैं तो बड़ा राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र था, से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर के उस समूह के लिए प्रयुक्त दो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे, बल्कि सेनापति और सैनिक जाते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में लगभग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चांद राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम का आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हुआ और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में, जो पर्यावास काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर, देखो पर्यावास अपने आप में ये प्रश्न बनता है। RS में जैसे आप मेंशन लिखोगे तो वहाँ ये प्रश्न आएगा, पर्यावास लिख देंगे और आपको बताना पड़ेगा ये कैसे कैसे, क्यों ये प्राचीन टाइम की बात है और ये NCERT में दिया होता है, देखो काफ़ी कॉलेज में दिया है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट करेगा ये। हो सकता है कि NCERT में अगर आपको ये प्रश्न ऐसे ही बना दे इसको उल्टा, जैसे मैंने आपको बताया कि उल्टा दे के पूछ लिया जाए। इसकी डेफिनेशन जो है पर्यावरण किसे कहते हैं, तो ऊपर पूरी लाइन दे दी कि पर्यावरण और आर्थिक समाज में रहने वाले जीवन लोगों को पर्यावरण पिछले समय में क्या कहा जाता था। तो अब आपको जवाब देना है कि पर्यावरण की सामाजिक और आर्थिक स्थिति संबंध रखने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? पर्यावास। इसमें देखो ऑप्शन कैसे आते हैं, फिर भी सिर्फ सामाजिक या फिर पर्यावरण के साथ रहने वाले या फिर सिर्फ आर्थिक और पर्यावरण से रहने वाले, तो ऐसे ऑप्शन डालते हैं उसमें। वो ये रीट में ये प्रश्न आएगा, टफ हो जाएगा, फिर हम उसको याद नहीं करेंगे। हम पास सोचते हैं ये प्रश्न आता ही नहीं है, प्रश्न उल्टा भी बन सकता है, कैसे भी बना। एग्जामिनर के स्तर तक पहुँचना हमें ज़रूरी है, हमें उसके दिमाग से आगे चलना है, तभी हम जॉब लग पाएंगे, नौकरी लग पाएंगे, तो ये ज़रूरी है। आगे देखिए, कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे, बड़े और जट समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बनने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय के दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, किंतु जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो साइड में आप देखेंगे इधर थोड़ा और कि क्या दे रखा है। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, इनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपको समझ में आए, शहर या गाँव में सबसे महत्वपूर्ण रहे, तो वो हमें बताने हैं। ये पढ़ लेते हैं एक बार हम।
अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती, जिन्हें कुछ इलाकों में जाति पंचायत था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। ये अपने को ध्यान रखना है। साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य, देखो यहाँ अब क्षेत्र और साम्राज्य में क्या चीज़ है। चोल काफ़ी फेमस नाम है, चोल के बारे में मैंने आवाज चोल तेर साम्राज्य पिछली बार हमने पढ़ा था। तुगलक अध्याय 3 में देखो बता रहा है। मुगल अध्याय 4 में जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंदर कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, एक प्रश्न बन गया। गयासुद्दीन बलबन का समय काल क्या है, 1266 से 1286, याद रखना है पक्का। की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति उदाहरण के लिए चाहे दो देखिए। इसमें विशाल साम्राज्य का सच बताया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण द्रविड़ भारत या दक्षिण भारत जिसको द्रविड़ करें आ जाता था। गोड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे आते थे। आप देखो ये चित्र दिखा रखा है नीचे लाइन की शायद। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवर की मवालिक अल के अनुसार तुगलक के राज्य दिल्ली के अंतर आने वाले प्रांत हैं। अब देखो अपने को यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। मिस्र का है शिहाबुद्दीन उमरी रचित, क्या लिखे उसने, मसालिक अल अबसर फी ममालिक। तो अल अमसर के अनुसार, यानी इसको क्या दे दिया, ये किताब का नाम दे दिया, ये लिखने वाले का नाम है। तो ये पूरी किताब आपको याद रखनी पड़ेगी। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने। तो ये आपको शिहाबुद्दीन उमरी ने क्या लिखा, मसालिक अल अफसर थी मामालिक अल अमसर, यानी आपको ये किताब याद करने में जोर तो बहुत आएगा, लेकिन अपने को याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को ये किताब आ गई। देखो इसमें छोटा नाम आता है, कई बार अल अमसर आ सकता है, अल अबसर आ सकता है, तो ममालिक मसालिक एक नाम हो रह गया, ठीक है ना। तो फिर उमरी की है ये, ऐसे करके आपको याद तो करना पड़ेगा। अगर हमें कंपटीशन पास करना है, नौकरी लगना है, तो किताब तो याद करनी ही पड़ेगी। ये नदियाँ दिखा रखी है आपने पहले, देवी सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, गोदावरी, ये सारी नदियाँ दिखा रखी है। फिर भी आप देखेंगे इसमें ये अलग अलग क्षेत्र दिखा दिए, विस्तारक बने कहाँ, ये आपने पहले देख चुके हैं। फिर मैप करवाएंगे तो आपको करवा देंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। पलायन कर जाते इतिहास का विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग उस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब भाषा का क्षेत्र देखो, 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दुआ समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, तो ये अलग अलग मतलब मलारी, गोड़ी बंगाल में है, अवधी उत्तर प्रदेश में, ये सारी भाषाएँ अलग अलग। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। संस्कृत का वर्णन किया इन्होंने, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। संस्कृत के बारे में किसने कहा कि वे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम नहीं। संस्कृत के बारे में अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की सूची बनाई है, तो एक सूची द्वारा नामों की जानकारी तो ऊपर लिखे गए उनको हम बना सकते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और अपनी भाषा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए और राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्रों में पहले विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्तर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका एक तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन का काल था। 18वीं सदी मुगल पतन 18वीं शताब्दी में फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से सर्व क्षेत्रीय राज्यों का शासन चल रहा था। उस क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के दूसरे भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन, संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से 1550 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि चरित्र की अपनी विशेषताएं बन पड़ी थी, मगर समन्वय की क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब है पुराने और नए धर्म। तो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराएं भी कई बड़े परिवर्तन आए। देवताओं में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल
हैसियत सर्प होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक समझ तो होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे आस्था में परिवर्तन आता गया। आज हम इसे हिंदू धर्म कहते हैं। इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आ गए। प्रश्नों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संस्कृत से नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संस्कृत का सम्मान करने के कारण समाज में इनका दबाव और भी बढ़ गया। संस्कृत क्या है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार से द्वारा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे दे, वो संस्कृत कहलाता है। इस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिसे पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। और विषय में साथ दूसरे धर्मों के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले से व्यापारियों और आप्रवासियों के लिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। क्या लाइन आई है? मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान क्या है? कुरान शरीफ। ईसाइयों की बाइबल। केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शास्त्र इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को समझ देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के न्यायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगम्बर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिवत नेता मानते। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करें। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का करने वाले खलीफा कहलाते और आगे भी इन परंपरा चलती रही। मतलब धर्म का लोग क्या कहते थे? खलीफा। इस्लामी न्याय सिद्धांत को विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्न, इसमें कोई खास प्रश्न नहीं है, बस वही धर्म वाला वही मानो और कोई प्रश्न नहीं है। समय इतिहास के कालखंडों में इसमें भी यहाँ देखें तो प्रश्न कोई नहीं बन रहा है, तो ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर नीचे देखते हैं 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज शासकों ने भारतीय इतिहास को 3 में बांटा था। 19वीं सदी में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश बांट दिया। हम लोग पता है ये चीज़, तो विचार पर आधारित था। शासकों धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो हमें पढ़ना हो। तो आगे देखते हैं। वैसे आप पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए लगा दिया, लेकिन इसमें प्रश्न नहीं है तो आप पढ़ने के बहुत वैसे पहले पाठ में कोई प्रश्न नहीं है। ये पढ़ने के हिसाब से अपने स्पष्ट भूमिका उस हिसाब से अच्छी है। तो ये आप बाद में देख लोगे, इसमें कोई ऐसे प्रश्न वाली बात नहीं है। तो प्रश्न आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। वैसे पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया ये बात, लेकिन इसमें प्रश्न एक भी नहीं आया है। कल्पना करें आप इतिहासकार अध्याय में कैसे आज सामाजिक, बस ये पूछने के लिए विदेशी किसे माना जाता था, देखो पांडु की तरह विचार, इसमें ऐसा कोई प्रश्न और नहीं आया। तो आज के लिए पाठ इतना पूरा होता है। कल आप अध्याय का दूसरा पाठ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।